1995 की गर्मियों में चाइना ने अपनी कुछ सेना फुजान में भेजी। उन्होंने वहां पर मिसाइल टेस्टिंग शुरू कर दी, अपना युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया और ये सारी चीज़ें वो टीवी पर दिखाने भी लगे। एक्चुअली चाइना फुजान में वॉर प्रैक्टिस कर इसलिए रहा था क्योंकि वहाँ से 130 किलोमीटर का वाटर स्ट्रेच है और उसके बाद ताइवान बाउंड्रीज लगती हैं। हाँ, वही ताइवान जिसे चाइना कोई रियल कंट्री मानता है नहीं, अपना ही इंटीग्रल पार्ट मानता है। Near Taiwan has the US and other nations concerned. चाइना ने ये सारी चीज़ें उन गर्मियों में इसलिए की क्योंकि ताइवान के प्रेसिडेंट ने यूएस से अमेरिकन विजिट को लेकर वीज़ा मांगा था और अमेरिकन कांग्रेस ने वीज़ा देने पर सहमति जता दी थी और ताइवान उसी टाइम पीरियड में अपना पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होस्ट कर रहा था। चाइना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था ये सारी चीज़ें उस आइलैंड पर हो रही है जो कि उसका अपना है। उस वजह से उसने अपनी मिलिट्री का शो ऑफ किया ताइवान को डराने के लिए। बट इन सारी चीज़ों के बीच में ताइवान को यूएस मिला फरिश्ते के रूप में। यूएस ने एशिया में पहली बार इतनी संख्या में मिलिट्री ट्रूप्स भेजे वियतनाम वॉर के बाद। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने यूएस के सारे बेस्ट हथियारों को ताइवान की सुरक्षा के लिए भेज दिया। यूएस ने चाइना को एक बहुत क्लियर मैसेज दिया, चाइना हम आपसे बहुत पावरफुल हैं, तो वापस जाओ और ताइवान को आज़ादी से जीने दो। यूएस का ये स्टेप पूरी तरह से सही साबित हुआ और चाइना पीछे चला गया और यूएस दुनिया की नज़र में एक बार फिर से ग्लोबल पावर साबित हुआ। लेकिन ये सारी बातें लगभग 30 साल पुरानी हैं। 20 से 30 सालों में चाइना और यूएस दोनों में बहुत कुछ बदल गया। चाइना अब फिर ताइवान को अपनी मिलिट्री पावर दिखाने लगा और इस बार चाइना के फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में आने लगे। एयर डिफेंस जोन वो एरिया होता है, इफ़ आप उसके अंदर जाते हैं तो कंट्री से परमिशन लेकर जाइए, वरना कंट्री को आपको इन्वेडर समझने का पूरा हक है। चाइना ने अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट ताइवान के जोन में उड़ाना शुरू कर दिया बिना उसे बताए, और ऐसा 1 या 2 बार नहीं हुआ बल्कि पर डे 10 बार से भी ज़्यादा और महीने में 100 बार से भी ज़्यादा। चाइना ये सब ताइवान को दिखाने के लिए कर रहा था कि याद रखो यहाँ का बॉस कौन है। फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये कुछ रिसर्च है और ये चाइना की फ्लाइंग एक्टिविटी दिखाता है ताइवान के एयर जोन में। ये ग्राफ है जो दिखाता है चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर जोन में कितनी बार गए हैं 2021 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अक्टूबर में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। वजह ये थी उस हफ्ते चाइना अपना फाउंडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहा था और ताइवान को क्लियर मैसेज भेज रहा था कि आप हमारे होने वाले हो। उसी हफ्ते चाइनीज के गवर्नमेंट मीडिया हाउस ने यह हेडलाइन प्रिंट की कि टाइम आ गया है ताइवान को अपना करने का, और ताइवान को बचाने के लिए एक बार फिर एंट्री होती है यूएस आर्मी की, और इस बार कनाडा आर्मी के साथ। लेकिन इस बार यूएस के इंटरप्शन का कोई फर्क पड़ा नहीं चाइना पर। उन्होंने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट उड़ाने कंटिन्यू रखे क्योंकि अब 90s नहीं रहा और बिल क्लिंटन भी यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। अब चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। चाइना की मिलिट्री पिछले 20-25 सालों में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और ताइवान को रीयूनाइट की चाइनीज तड़प और बढ़ चुकी है। अगर कुछ पब्लिक मिलिट्री डेटा को डीप एनालाइज किया जाए ये समझने के लिए कि चाइना ताइवान टेंशन कौन सा फॉर्म लेगी, क्योंकि यह टेंशन सिर्फ यूक्रेन रशिया जैसे वॉर की तरफ बढ़ रही है। इस बात को डीपली डिस्कस करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम जो भी बात कर रहे हैं ये लोगों के जिंदगी का सवाल है। हम टैक्स पेयर्स के पैसों से बनाए गए वैल्यूएबल एसेट की बात कर रहे हैं। हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो एक पूरी सोसाइटी के फ्यूचर पर असर डालेगा। तो वॉर किसी भी एंगल से कूल चीज नहीं है। रीसेंट एग्जाम्पल है यूक्रेन और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, अब वापस टॉपिक पर आते हैं। हम कितना भी चाइना को बुरा बोल लें, उसकी एक बुरी इमेज क्रिएट कर लें,
उनके बड़े लीडर्स को गालियां दे लें। ये सब क्वालिटीज होने के बाद भी चाइना युद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री खून खराबा इतनी आसानी से नहीं चाहता। तो वो इससे आसान रास्ता चुनेंगे, ताइवान को निगोशिएशन टेबल पर लाने के लिए। और अगर ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ही चाइना इन्वेड करने की कोशिश करेगा। और अगर इन्वेजन हुआ तो मिलिट्री उसे चाहे जितना कैलकुलेट करके करे, कैजुअलिटीज को कितना भी कम करने की कोशिश करे, ये जंगल में लगे आग की तरह फैलेगी और फिर ये आग नुकसान करेगी दोनों साइड का। तो अब डिस्क्लेमर खत्म करते हैं और सिनेरियो पे नजर डालते हैं। अगर चाइना ताइवान को किसी भी प्रकार से इन्वेड करेगा तो सबसे पहले वो इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर करेगा। एक्चुअली ये चाइनीज लॉ है जो चाइना के किसी भी पार्ट को चाइना से अलग होके इंडिपेंडेंट नेशन बनने से रोकता है। और चाइना का ये लीगल डॉक्यूमेंट साफ शब्दों में ताइवान का जिक्र करता है। ये डॉक्यूमेंट स्टेट करता है अगर ताइवान खुद को चाइना से अलग एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है, और ये सबसे अहम बात, यदि ताइवान को चाइना में मिलाने की सारी पीसफुल कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो चाइना के पास ये अथॉरिटी है कि चाइना अपने मिलिट्री का यूज करके, साफ शब्दों में बोलूं तो वॉर का सहारा लेकर, अपनी सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा कर सकता है। और आज के टाइम में ताइवान बिल्कुल भी चाइना से दबने के मूड में है नहीं। तो रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान होने की पॉसिबिलिटी इस समय सबसे कम लेवल पर है। दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा लग नहीं रहा है कि शांति से ताइवान का रीयूनिफिकेशन होने वाला है। और हर बीतते दिन के साथ ये लीगल डॉक्यूमेंट चाइना पर दबाव डाल रहा है मिलिट्री ऑपरेशन करके ताइवान को रीयूनाइट करने का। ओके, ये लीगल डॉक्यूमेंट का जस्टिफिकेशन था चाइनीज नजरिए से। इस फैक्ट में अब एक और फैक्ट ऐड कर लीजिए, चाइनीज मिलिट्री दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री में से एक है। उनके वॉर इक्विपमेंट्स भी अब टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर हैं। एक्चुअली ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये यूएस गवर्नमेंट का डेटा है जो खुद बोल रहा है अब चाइनीज नेवी यूएस नेवी से बड़ी हो चुकी है। और शायद यही रीजन है यूएस मिलिट्री भी अब कहीं ना कहीं ताइवान मैटर पर बोलने से डर रही है। ओके, अब हम एज्यूम कर लेते हैं चाइना को लगता है ताइवान को रीयूनियन करने के लिए अब एक ही रास्ता है, और वो है वॉर। तो कुछ लीक्ड इंटेलिजेंस डेटा, साफ शब्दों में कहूं तो पब्लिकली लीक्ड इंटेलिजेंस डेटा जिसे यूएस ने ही इंटरसेप्ट किया है, उसकी माने तो ताइवान पर चाइना का इन्वेजन कुछ ऐसा नजर आएगा। ताइवान पर पहली स्ट्राइक ऐसी ही लगेगी, चाइनीज फाइटर जेट ताइवान के एयर डिफेंस जोन में उड़ान भरेंगे और ताइवान को लगेगा चाइना ने ऐसे हजारों बार किया है तो वैसा ही फिर वो कर रहे होंगे। लेकिन इस बार वो फाइटर जेट वापस चाइना नहीं जाएगा, वो ताइवान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा और इसी सेम टाइम चाइना की लेजर गाइडेड मिसाइल फुजान की ओर से ताइवान पर गिरेंगी। और यहां पर चाइना मेनली टारगेट करेगा ऐसी हर चीज को जिसे ताइवान अपने डिफेंस में यूज कर सकता है, लाइक रडार से लेके उनके आर्म्स फैक्ट्री तक। गवर्नमेंट को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे। ताइवान की किस्मत यहाँ पर थोड़ी धोखा देती है उसे। चाइना मेनली जिन चीजों को टारगेट करेगा वो जस्ट खुले आसमान के नीचे ही हैं, वो इतनी विजिबल हैं उन्हें सैटेलाइट तक से देखा जा सकता है। और ये पहला अटैक बहुत तेजी से होगा। यूएस मिलिट्री एक्सपर्ट जिनका नाम है यान ईस्टर, वो इस चीज को बहुत क्लियरली पब्लिश करते हैं। अगर उनकी लैंग्वेज में बोलूं, एज्यूमिंग द इंटेंट इज इन्वेजन, these attack could be expected to be concentrated in a short time frame as a prelude to invasion with no pause other than those required। मैं थोड़ा क्लियर बता देता हूं वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ताइवान पर इन्वेजन होता है तो चाइना बिना रुके हमले करेगा ताइवान पर, और सबसे पहला स्टेप जो ताइवान डिफेंस में लेगा वो अपने लीडर्स को अंडरग्राउंड करेगा कमांड बंकर्स में, जहां से वो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। और अब ताइवान अपने कुछ जेट्स को हवा में भेजेगा और कुछ मिसाइल चाइना पर फायर करेगा और अपने ग्राउंड ट्रूप्स को वेस्टर्न बीचेस पर तैनात कर देगा चाइनीज ग्राउंड ट्रूप्स को रोकने के लिए, जो कि लगभग अब ताइवान पहुंचने वाले ही होंगे। और ये सारी चीजें शुरुआत के 1 या 2 घंटे में ही हो चुकी होंगी और यूएस को ये सारी चीजें अब पता चल रही होंगी। देखो, यूएस केयर टेकर तो ताइवान का भी है, यूक्रेन के लिए तो उसने अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं, इसलिए ताइवान के लिए ये चीज अलार्मिंग है। वैसे चाइना प्रोबेबिलिटी का गेम खेलेगा नहीं, वो कम्युनिकेशन चैनल को ब्लॉक कर देगा और ऑलरेडी पेंटागन इसको लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है यूएस के सामने। एक्चुअली चाइना सैटेलाइट तक अपने रोबोट भेजने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है और पब्लिकली वो बोलता है ऐसा वो सिविलियन सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए करता है। लेकिन पेंटागन ने यूएस को यही बोला है जब जरूरत पड़ेगी तो चाइना यूएस सैटेलाइट को ब्लॉक करने के लिए इन रोबोट्स का यूज करेगा। और इधर ग्राउंड पर अभी तक ताइवान तहस नहस हो चुका होगा और चाइना की ग्राउंड ट्रूप्स ताइवान के बीचेस पर होंगी, जहां पर ताइवान आर्मी से उसे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। अभी तक हम एज्यूम कर चल रहे हैं कि ताइवान ने सरेंडर नहीं किया होगा। चलिए अब एक और सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं, यूएस ट्रूप्स भेजने को मान जाता है, वो जापान और गुआन से ट्रूप भेजेगा और चाइनीज वॉर मशीन को टारगेट करेगा। और अब 2 न्यूक्लियर नेशन आमने सामने होंगे और सारे इंटरनेशनल लॉज इसीलिए बने हैं कि ऐसी कंडीशन अगर कभी आए
क्योंकि इस पॉइंट के बाद किसी को नहीं पता है चीजें किधर जाएंगी। एक और बात, अगर ताइवान को बचाने के लिए यूएस की ग्राउंड ट्रूप्स आ जाती है तो चाइना की मिलिट्री राइटिंग्स की माने इंडिया की इस वॉर में एंट्री होगी। इंडिया इस टाइम का फायदा उठाकर हिमालयन बाउंड्रीज को पुश करेगा और तिब्बत को चाइना से आजाद कराने की कोशिश करेगा। एक्चुअली ये उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर होंगे और वो सिनेरियो कई कंट्रीज को ले डूबेगा। और यहीं पर ये वीडियो मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं और इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स होते हैं और मोर ओवर इतने ही डॉक्यूमेंट्स थे जो पब्लिक के पास हैं।